भगत सिंह नाम सुनकर ही टेढ़ी पीठ सीधी हो जाती है, छाती चौड़ी होने लगती है, नसों में खून की रफ्तार बढ़ जाती है और रोंगटे खड़े होने लगते हैं। यह नाम ही ऐसा है, थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन हमें अपनी सारी परेशानियां, सारी मजबूरियां छोटी लगने लगती है। लेकिन हमारे विचारों में बिजली कड़कने के साथ साथ कुछ गलतफहमियां भी उभर के बाहर आती हैं। आमतौर पर हमारे दिमाग में उनकी लोकप्रिय छवि क्या है? गोली बंदूक, बम बारूद, उत्तेजना, अंधी जोश और अंधा विरोध, जैसे वो कोई भावुक और विद्रोही नौजवान व्यक्ति हो और चल पड़े हैं पिस्तौल और बम लेकर अंग्रेजों को भगाने। इन गलत फहमियों के जड़ में है हमारी अधूरी जानकारी और बहुत पीछे छूट चुकी हमारे पढ़ने लिखने और तर्क करने की आदत। भगत सिंह के बारे में हमारी जानकारी फिल्मों, न्यूज चैनल के डिबेट या फिर मुजबानी चल रही कथा कहानियों से आती है। इतिहासकार विपिन चंद्रा जैसे विद्वानों ने जोर देकर कहा कि भगत सिंह के राजनीति और विचारधारा को समझे बिना उनके योगदान और बलिदान को समझना संभव नहीं। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्यों आजादी के संघर्ष के समय देश को भगत सिंह की जितनी जरूरत थी उससे कहीं ज्यादा जरूरत आज के भारत को है। भेड़ चाल में हम क्या गलतियां कर रहे हैं और किन किन क्षेत्रों में हमें भगत सिंह से सीखने की जरूरत है, उन सभी बातों पर विचार करेंगे। भगत सिंह का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जो आज के आधुनिक भारत से भी आधुनिक था। जिस दौर में लड़कियों के पढ़ने लिखने को सामाजिक रूप से गलत दृष्टि से देखा जाता था, उस जमाने में उनके दादाजी ने अपने बहुओं को पढ़ने लिखने और सामाजिक कामों में भाग लेने के लिए बढ़ावा दिया था। एक व्यक्ति के सोच का निर्माण उसके अपने घर से ही होता है। अक्सर हम असुरक्षा की भावना के कारण अपने घरों में ऐसी बंदिशें लगा देते हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कई पीढ़ियों तक गलत प्रभाव डालता है। और बातों से पहले हम एक सबसे जरूरी बात समझकर आगे बढ़ेंगे, जिसके बारे में भगत सिंह ने स्पष्ट रूप से जोर देकर चिताया था और उसके बावजूद जिसे हमने सिर्फ नजरअंदाज ही नहीं किया बल्कि उस गलती को इस प्रकार से आत्मसात कर लिया है कि वो गलती अब हमारे आत्मा के हिस्सा बन चुकी है और दीमक की तरह हमारे भारतीय समाज की जड़ों तक को खोखला करते जा रही है। वो दीमक है किसी इंसान को भगवान बनाकर उसकी अंधभक्ति करना, फिर चाहे वो इंसान भगत सिंह ही क्यों ना। आज हम जिसे सेलिब्रिटी कल्चर कहते हैं, भगत सिंह के साथ साथ कई और महापुरुषों जैसे बाबा साहेब अम्बेडकर, महात्मा गांधी, लोहिया, नेहरू ने इसे समाज और लोकतंत्र के लिए खतरा बताया है। उन सभी ने हमें सिखाया कि अंधभक्ति मत करो, तार्किक बनो। बाबा साहेब अम्बेडकर ने चेतावनी देते हुए कहा था, भक्ति या नायक पूजा राजनीति में एक निश्चित मार्ग है तानाशाही की ओर। भगत सिंह वैज्ञानिक दृष्टिकोण को महत्व देते हैं और अंधभक्ति से बचने की प्रेरणा देते हैं। आज के युवा को ये समझना होगा कि किसी राजनीतिक नेता, धार्मिक गुरु या पारंपरिक विचार के प्रति अंधा समर्पण समाज की सोचने समझने की क्षमता को नष्ट कर देता है। कई बार तथाकथित बौद्धिक लोग मिलिटेंसी और धर्म के नाम पर माइंड वॉश किए नौजवानों को डिफेंड करने के लिए भगत सिंह का उदाहरण दे देते हैं। लेकिन हमें ये समझना होगा कि भगत सिंह का जीवन भले ही 22-23 वर्ष का था, लेकिन उन्होंने इतने कम वर्षों में जो वैचारिक और दार्शनिक ऊंचाई हासिल की थी वो भारतीय इतिहास का अचंभित कर देने वाला हिस्सा है। उनका जीवन एक उदाहरण है कि सच्ची क्रांति किसी अंधी उत्तेजना और आक्रोश से नहीं बल्कि गहरी सूझबूझ, मस्तिष्क के तार्किक विकास और सामाजिक और राजनीतिक संरचनाओं के गहरी समझ से उपजती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण को आधार बनाकर उन्होंने अपनी वैचारिक स्पष्टता हासिल की थी। उन्हें पढ़ने का बहुत शौक था। वे हमेशा अपने साथ एक छोटी पोर्टेबल लाइब्रेरी लेके चलते थे। विधानसभा में बम फेंकने के बाद अपनी गिरफ्तारी से लेकर 23 मार्च 1931 को अपनी फांसी तक 716 दिन के कारावास के दौरान लगभग 300 पुस्तकें पढ़ी थी। पत्रकारिता की भूमिका पर उनकी टिप्पणी आज के टेलीविजन डिबेट और फेक न्यूज के युग में अविश्वसनीय रूप से प्रासंगिक है। उन्होंने बहुत दुखी मन के साथ लिखा था कि पत्रकारिता का पेशा जो एक समय बहुत ऊंचे दर्जे का माना जाता था अब बहुत गंदा हो गया। ये लोग प्रमुख भड़काऊ शीर्षक छापते हैं और लोगों की भावनाओं को एक दूसरे के खिलाफ भड़काते हैं, जिससे दंगे होते हैं। उन्होंने मीडिया को उनके वास्तविक कर्तव्य याद दिलाते हुए कहा था, अखबारों का असली कर्तव्य शिक्षित करना, लोगों के दिमाग को साफ करना और उन्हें संकीर्ण सांप्रदायिक विभाजन से बचाना और सांप्रदायिक भावनाओं को मिटाकर साझा राष्ट्रवाद के विचार को बढ़ावा देना है। भगत सिंह के विचारों में क्रांति शब्द का अर्थ बहुत गहरा था। उनके लिए क्रांति का मतलब शासन व्यवस्था का ब्रिटिश हाथों से
भारतीय हाथों में आ जाना नहीं था। भगत सिंह की मार्क्सवादी दृष्टि इतनी स्पष्ट थी कि वे देख सकते थे कि राजनीतिक स्वतंत्रता के बाद भी यदि आर्थिक संरचना पूंजीवाद बनी रहे तो गरीबों का शोषण नहीं रुकेगा। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज भारत में सबसे अमीर 1% लोग देश की 40% से अधिक संपत्ति पर नियंत्रण रखते हैं, जबकि बहुसंख्यक आबादी अपनी बुनियादी जरूरतें जैसे रोटी, कपड़ा, मकान के लिए भी संघर्ष कर रही है। देश का जीडीपी तो बढ़ रहा है, लेकिन जिस रफ्तार से महंगाई बढ़ रही है उस रफ्तार से आम आदमी की कमाई नहीं बढ़ रही। ये सब सुनकर आपने भगत सिंह को महान घोषित करके अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लिया होगा, यह सोच के कि वो तो महान आदमी थे और आप आम आदमी हैं, क्या ही कर सकते हैं। भगत सिंह खास थे, लेकिन उन वजहों से नहीं जो अभी तक आपने सोचा। उनके मन में भी आम आदमी जैसे द्वंद था, मन में संशय था, जीने की चाहत थी। फांसी से कुछ समय पहले अपने साथियों को लिखे अपने अंतिम पत्र में भगत सिंह ने अपने अंतर्मन को खोला। उन्होंने अत्यंत ईमानदारी से स्वीकार किया कि जिंदा रहने की स्वाभाविक इच्छा मुझ में भी है, मैं इसे छिपाना नहीं चाहता। हाँ, लेकिन इस इच्छा के साथ उन्होंने एक शर्त भी जोड़ दी थी। मैं एक शर्त पर जिंदा रह सकता हूँ कि मैं कैद में या किसी के बंधन के साथ जिंदा नहीं रहना चाहता। वो खास थे क्योंकि उनमें ठसक थी हमेशा आजाद रहने की। उन्होंने किसी भी तरह की गुलामी को स्वीकार नहीं किया, चाहे वो अंग्रेजों की गुलामी हो, धार्मिक गुलामी या फिर परंपरा की गुलामी। मैं जानता हूँ आप चाहते हैं मेरी शादी हो, मेरा घर बसे, जैसे हर बच्चे के माँ बाप चाहते हैं, पर मेरी दुल्हन तो आजादी है। अभी बहुत से बातें बाकी रह गई जिसे हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अपने दिमाग को आजाद करें, क्योंकि तभी सही मायने में देश आजाद होगा।